नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। आज सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। वो 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। वो मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था। अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे होगा। उनका अंतिम संस्कार बारामती में होगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के दुखद निधन पर शरद पवार से बात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के कारण महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। वहीं विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि अजीत पवार जनता के नेता थे और उनका जमीनी स्तर पर लोगों से गहरा जुड़ाव था। वो महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में सदैव अग्रणी रहने वाले एक परिश्रमी व्यक्तित्व के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित थे। प्रशासनिक विषयों की उनकी गहरी समझ और गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के प्रति उनका जुनून भी अत्यंत सराहनीय था। उनका असामयिक निधन अत्यंत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और असंख्य प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। इससे पहले पीएम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की और घटना की जानकारी मिली। गृहमंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र के सीएम को फोन किया और घटना का जायजा लिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने भी अजीत पवार की मौत पर दुख जताते हुए अपनी शोक संवेदनाएं जाहिर की। कई राजनेताओं ने इस दुख की घड़ी में शोक व्यक्त किया। वहीं अजीत पवार की याद में बारामती में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। वहीं 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला हिस्सा बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश में आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से निपटने में सफल रही है। राष्ट्रपति ने 45 मिनट की स्पीच में वीबी जी राम जी कानून का भी जिक्र किया। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया और कानून वापस लो के नारे लगाए। उधर एनडीए सांसदों ने इस समर्थन में नारेबाजी की। पीएम मोदी और अमित शाह भी मेज थपथपाते नजर आए। बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। ये 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। 28 जनवरी और 1 फरवरी को कोई शून्यकाल नहीं होगा। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। नई रिफॉर्म से गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगा। साथ ही भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकना सुनिश्चित हो पाएगा, जिसके लिए मेरी सरकार ने माननीय सदस्य
को नई गति मिलेगी और किसान, पशुपालन और मछुआरे साथियों के लिए नई सुविधाएं निर्मित होगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार कृषि और पशुपालन जैसे सेक्टर्स में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाए। वहीं किश्तवाड़ जिले के कुंतवाड़ा क्षेत्र में हस्ती के नजदीक हुए भूस्खलन की चपेट में आने से एक ढोक पूरी तरह से दब गया। इस हादसे में 60 से अधिक भेड़ बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई और स्थानीय लोगों के अनुसार लगातार बारिश के चलते पहाड़ी से अचानक मलबा और पत्थर गिरने लगे, जिससे ढोक को संभालने का मौका नहीं मिला। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से इलाके में लगातार बारिश हो रही थी। बारिश के कारण पहाड़ी जमीन कमजोर हो गई और अचानक ऊपर से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर नीचे आ गिरे। ढोक पहाड़ी के नीचे बना हुआ था, जिस वजह से जानवरों को बचाने का कोई मौका नहीं मिल सका। कुछ ही पलों में पूरा ढोक मलबे में दब गया। वहीं जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल सोनमर्ग से भयावह वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ों से अचानक टूटकर गिरता विशाल बर्फीला सैलाब यानी कि एवलांच नजर आ रहा है। यह खौफनाक मंजर होटल इलाके का है, जहां कुछ ही सेकंड में पहाड़ों के बीच बर्फ के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। यह एवलांच मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग इलाके का है। वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ऊंचे पहाड़ों से अचानक भारी मात्रा में बर्फ नीचे की ओर फिसलती है और कुछ ही पलों में विशाल बर्फीला बादल पूरे इलाके को कवर कर लेता है। एवलांच होटल जोन के ऊपर गिरा, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के अनुसार एवलांच होटल परिसर से थोड़ी दूर पर रुक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद सुरक्षा बलों और प्रशासनिक टीमों ने इलाके का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा भी लिया। दरअसल कश्मीर घाटी में बीते कुछ दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। खासकर सोनमर्ग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड स्तर की बर्फ जमा हुई है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करीब 6 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। इसी वजह से पहाड़ी ढलानों पर दबाव बढ़ गया है, जिससे एवलांच का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। इसके कारण मंगलवार से बारिश का दौर शुरू हो गया है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। राजस्थान में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। एमपी के ग्वालियर, शिवपुरी में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। यूपी में भीषण सर्दी और बरसात के कारण संभल में 8वीं तक और सिद्धार्थनगर में 12वीं तक के स्कूल आज बंद हैं। राज्य के 29 जिलों में आज भी ओले और बारिश का अलर्ट है। इधर उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी हो रही है। चक्राता और औली में सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जम गई है। खराब मौसम को देखते हुए जिलों में 12 कक्षा तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में मंगलवार रात एवलांच आया, इससे कई होटल बर्फ में दब गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इसमें दिखा कि होटलों के पीछे से अचानक बर्फ का सैलाब आया और बिल्डिंग्स बर्फ में दब गई। बचाव टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है और श्रीनगर हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। सड़क और हवाई यातायात पूरी तरह ठप होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर आपातकालीन सेवाओं और सशस्त्र बलों की आवाजाही पर भी पड़ा है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर कुल 58 उड़ानें रद्द की गई है, जिनमें 29 आगमन और 29 प्रस्थान की उड़ानें शामिल थी। अधिकारियों के अनुसार लगातार हिमपात के कारण रनवे सुरक्षित नहीं रहा, इसलिए उड़ानों का संचालन संभव नहीं हो सका। इससे सैकड़ों पर्यटक श्रीनगर और आसपास के इलाकों में फंस गए हैं। वहीं भागीरथपुरा में दूषित पानी से हो रही मौतों के मामले में हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों हुई 23 मौतों से केवल 16 को दूषित पानी से जोड़कर माना गया, जबकि अन्य मौतों का कारण अस्पष्ट या अन्य बीमारियों से बताया गया। अदालत ने इस रिपोर्ट को आई वॉश करार दिया और स्पष्ट किया कि प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जनता के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता प्राथमिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट ने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए रिटायर्ड जज सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोग गठित किया है। आयोग को 4 हफ्ते के अंदर अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अदालत ने जिला प्रशासन, नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आयोग को सभी आवश्यक दस्तावेज, रिकॉर्ड और जानकारियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शासन को आयोग के कार्यालय और स्टाफ की सुविधाएं भी प्रदान करनी होगी। कोर्ट ने प्रशासन के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि जांच में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
उधर गृह मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जातीय जनगणना भी की जाएगी। सरकार ने कहा कि देश भर में फरवरी 2027 से जनगणना शुरू हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि जनगणना 2027 के बारे में पूरी जानकारी 12 दिसंबर 2025 को एक प्रेस नोट के माध्यम से जारी की गई थी। फिर भी कुछ लोग जानबूझकर जनगणना 2027 को विशेष रूप से जातीय जनगणना के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी का जाति जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को धोखा दिया है। जनगणना नोटिफिकेशन में जाति के लिए कोई कॉलम ही नहीं है। मंत्रालय ने आगे बताया कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों और गैर समकालिक क्षेत्रों में सितंबर 2026 में ही इसे पूरा किया जाएगा। वहीं भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बाद अमेरिका का पहला बयान सामने आया है। यूएस ने इस डील को भारत के लिए फायदेमंद बताया है। अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव ग्रीर ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि भारत इस समझौते में सबसे ऊपर रहा है। उनके मुताबिक भारत को यूरोपीय बाजारों में पहले से कहीं ज़्यादा पहुंच और भारतीय नागरिकों के लिए यूरोप में आव्रजन के व्यापक असर मिले हैं। तो भारत और यूरोपियन यूनियन ने लंबे वक्त से इंतजार किए जा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पूरा होने का ऐलान किया और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सेंटोस द कोस्टा ने नई दिल्ली में एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, एक अस्थिर वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता लाएगा। ईयू नेताओं ने गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की मेहमान नवाजी और विविधता की तारीफ भी की, जहां वो मुख्य अतिथि थे। अमेरिका इन दिनों अब तक के सबसे बड़े बर्फीले तूफान की चपेट में है। मध्य और पूर्वी हिस्सों में 23 जनवरी से शुरू हुए शक्तिशाली विंटर स्टॉर्म लगातार कहर बरपा रहे हैं। तूफान की चपेट में आने से अब तक कम से कम 38 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग बेघर हो गए हैं। लाखों घरों में बिजली गुल हो गई है। सड़कें बर्फ से पूरी तरह पटी पड़ी हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शक्तिशाली बर्फीले तूफान ने अमेरिका के बड़े हिस्सों को प्रभावित कर दिया है। 14 राज्यों में बर्फबारी, बर्फ जमाव और शून्य से नीचे तापमान ने जनजीवन पूरी तरह से ठप कर दिया है। लाखों लोग इस तूफान की चपेट में हैं। मृतकों का आंकड़ा 38 तक पहुंच गया है। स्थानीय अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौतों की संख्या में और इजाफा होने की आशंका है। नेशनल वेदर सर्विस की शुरुआती आंकड़ों के अनुसार तूफान ने कम से कम 19 राज्यों में न्यू मैक्सिको से मैन तक 1 फुट से ज़्यादा बर्फ गिराई है। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी इलाके में एक मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये तीनों आरोपी शास्त्री पार्क इलाके में हुई एक हत्या के मामले में वांटेड थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे। क्राइम ब्रांच की शकरपुर यूनिट को इनपुट मिला था कि आरोपी रोहिणी सेक्टर 28 के आसपास देखे जा सकते हैं। सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने इलाके में रणनीतिक रूप से घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस के मुताबिक कुछ ही देर बाद तीनों आरोपी बताए गए स्थान पर पहुंचे। क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें घेरते हुए आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन आरोपियों ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। अचानक हुई फायरिंग के बाद दोनों ओर से कई राउंड फायर किए गए। मुठभेड़ के दौरान इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं होने दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को काबू में करने और उन्हें भागने से रोकने की जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तत्काल घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी ने लखनऊ स्थित अपने प्रदेश कार्यालय में एक अहम और व्यापक बैठक आयोजित की। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिला प्रभारियों, महिला कार्यकर्ताओं और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत चुनाव और वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देना रहा। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अजय राव ने की, जबकि प्रभारी संतोष कुमारी, सहला अलहारी, डॉक्टर मुस्कान वाजपेयी, रामा कश्यप, सुशीला शर्मा, शीला मिश्रा सहित कई वरिष्ठ महिला नेता भी मौजूद रहीं। बैठक में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, महिला मतदाताओं को जोड़ने और बूथ स्तर तक सक्रिय टीम तैयार करने पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि महिला कांग्रेस आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसके लिए गांव-गांव, घर-घर जाकर महिलाओं को पार्टी की नीतियों और मुद्दों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को प्रमुख चुनावी एजेंडा बनाने पर जोर दिया गया। वहीं नगर पालिका परिषद पीलीभीत के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर में अशोक कॉलोनी मैदान में मंगलवार को स्वच्छता जागरूकता पतंग उत्सव 2026 का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में डीएम पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के स्कूली छात्र छात्राएं, महिलाएं, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।
और रंग बिरंगी पतंगों पर लिखे स्वच्छता संदेशों ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस पतंगोत्सव का शुभारंभ जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह एवं डीआईजी एसपी अभिषेक यादव ने पतंग उड़ाकर किया। अतिथियों ने स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। प्रतियोगिता में ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल के अक्षत शुक्ला ने प्रथम, कंपोजिट विद्यालय की छवि ने द्वितीय एवं बैनर पब्लिक स्कूल की आराध्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि बेन हर गुरुकुल विद्यालय को विशेष पुरस्कार दिया गया। समापन पर नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने कहा कि बच्चों की भागीदारी से स्वच्छता को लेकर स्थायी बदलाव संभव है और ऐसे आयोजन आगे भी होते रहेंगे। पालिका परिषद पीलीभीत के द्वारा आज पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसमें मेन जो बात है वो सबसे बड़ी बात है, पतंग तो बच्चे उड़ा ही रहे हैं, लेकिन संदेश भी दे रहे हैं, स्वच्छता का संदेश कि हम जनपद पीलीभीत को स्वच्छ बनाएंगे। तो बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ के सम्मानित नागरिकगण आए हैं और आस्था अग्रवाल जी हैं चेयरमैन जी, इन्होंने बड़ा सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ कराया है और लोगों को जोड़ा है, क्योंकि इस स्वच्छता को हम लोग तभी पूरा कर सकते हैं जब जन सहभागिता हो, और जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा जाए। तो इसी में ये पतंग महोत्सव एक उसमें पहला स्टेप है और धीरे धीरे पूरे नगर पालिका परिषद के लोगों को इस स्वच्छता के अभियान से जोड़ा जाएगा और निश्चित रूप से नगर पालिका पीलीभीत को नंबर 1 स्वच्छता में लाने का हम लोग सब लोग मिलकर के प्रयास। वहीं पीलीभीत जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। थाना न्यूरिया क्षेत्र अंतर्गत कॉलोनी रनवे फाटक के पास 12035 जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रफुल्ल सरकार पुत्र पंचानंद सरकार निवासी न्यूरिया कॉलोनी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार यह हादसा दोपहर करीब 12 बजे हुआ, जब टनकपुर से दिल्ली जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलवे फाटक के पास से गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि मृतक प्रफुल्ल सरकार की नज़र कमज़ोर थी, जिस कारण वो ट्रेन की आवाज़ और गति का अंदाज़ा नहीं लगा पाया और हादसे का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रेलवे और पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। उधर पीलीभीत में यूजीसी को लेकर श्रवण समाज के लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया। श्रवण समाज के हजारों लोग एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और यूजीसी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से अपने सिर मुंडवाकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी से जुड़े नियम को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। इस दौरान काले कानून वापस लो जैसे नारे भी लगाए गए, जिससे पूरा परिसर गूंज उठा। श्रवण समाज का कहना है कि ये नियम उनके अधिकारों और सामाजिक सम्मान के खिलाफ है और इससे समाज को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। इस दौरान श्रवण समाज के नेता निर्मलकांत शुक्ला ने कहा कि जब तक यूजीसी को वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। यूजीसी बिल जो लाया गया है उस बिल में तमाम खामियां हैं और उस बिल से जो सवर्ण समाज है वो अपने को पीड़ित महसूस कर रहा, आशंकित है, भयभीत है और यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। और आज हम 2-4 लोगों ने मुंडन भी कराया विरोध में और उसके पीछे केवल एक मैसेज देना है कि सवर्ण समाज में कितना आक्रोश है केंद्र सरकार के प्रति और जो हमारे सवर्ण नेता केंद्र और प्रदेश की सरकार में बैठे हुए चुप्पी साधे हुए और हम लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो आशंकाएं हैं, जो भयभीत हैं, उसको लेकर के उनकी खामोशी का विरोध कर रहे हैं हम लोग। और 3 बिंदुओं पर हमारी मांग है, या तो ये बिल वापस लिया जाए और या फिर इस बिल में 3 संशोधन किए जाए। पहला संशोधन की मांग यह है, पहला बिंदु कि जो जांच कमेटी है उसमें सामान्य वर्ग के 2 सदस्यों को शामिल किया जाए। दूसरा बिंदु कि यदि शिकायत फर्जी पाई जाती है तो इस एक्ट में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता के पर कोई कार्रवाई हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ उस पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। यूजीसी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।